हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो 2015 से लेके 2023 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था, जो 2015 से लेके 2023 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन थे। और उसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि हमारे आज के क्वेश्चन हिंदी के कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ण हैं, ठीक है, उनको कितने भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया या फिर 7 भागों में बांटा गया। तो हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको बांटा गया है 2 भागों में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, ला का उच्चारण स्थान है, दंतव्य है, तालव्य है, ओष्ठ है या फिर कंठ है। ठीक, तो यहाँ पे ला का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ला का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालव्य होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि हर्ष ध्वनि का उदाहरण है, छोटी ई है, ओ है, ऐ है या फिर बड़ा आ है। तो हर्ष ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों छोटी ई, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी जो जबान की स्थिति के अनुसार स्वर ध्वनियों के प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है। जिह्वा माने जबान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5 या फिर 9। तो यहाँ पे जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं 3। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी व्यंजनों की संख्या होती है ये पूछ रहा है। 45, 47, 42 या फिर 39। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 39। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संयुक्त स्वर का उदाहरण छाटिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि संयुक्त स्वर का उदाहरण। तो छोटा आ, ए, बड़ी ई या फिर ऋण। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर का उदाहरण हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, 11 स्वर होते हैं, 12 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 9 होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11 स्वर होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अर्धविवृत स्वर में मुंह की स्थिति होती है। ठीक, तो मुंह खुला रहता है या फिर मुंह आधा खुला रहता है या फिर मुंह आधा बंद रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो अर्धविवृत स्वरों में क्या होता है, मुंह की स्थिति क्या होता है, मुंह आधा खुला रहता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक, तो ए ऑप्शन में आता है अंतःस्थ वर्णों के साथ, बी ऑप्शन ऊष्म वर्णों के साथ, सी ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर डी ऑप्शन दंतव्य वर्णों के साथ। ठीक, तो अनुस्वार का जो प्रयोग होगा वो अंतःस्थ वर्णों के साथ आएगा और ऊष्म वर्णों के साथ आएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्या का प्रयोग उदाहरण है, यानी प्राचार्य लिखना था तो गलती से क्या लिख दिया गया, प्राचार्य का प्रयोग उदाहरण है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो लिंग भेद अशुद्धि है या फिर वचन भेद अशुद्धि है या फिर अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्राचार्य के स्थान पर अगर प्राचार्य लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लिंग भेद अशुद्धि हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बालक को वालक उच्चारण करना किस वर्ण की अशुद्धि है। देखिए बालक लिखा है, इसको क्या पढ़ा जा रहा है, वालक पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण वर्ण की या फिर मिश्रित वर्ण की या फिर ए और बी दोनों की या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालक को अगर वालक पढ़ा जा रहा है यानी उसका उच्चारण किया जा रहा है तो इसमें वर्ण की अशुद्धि हो जाएगी पूर्ण वर्ण की। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स्वर और उनकी मात्रा से संबंधित अशुद्धि का उदाहरण है। ठीक, हुआ, हुआ, दीक्षा, दीक्षा, इच्छा और इच्छा या फिर बा और सा दोनों। तो यहाँ पे स्वर और उनकी मात्रा से संबंधित अशुद्धि का उदाहरण हो जाएगा
हुआ और हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, वानर, पट, क्षेत्र या फिर मिष्ठान। तो यहाँ पे जो ये वानर है ये शुद्ध शब्द यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि उच्चारण संशोधन की विधि है, तो व्यास विधि, तुलना विधि, स्वासम भावसाम्य विधि या फिर भाषा प्रयोगशाला विधि। तो उच्चारण संशोधन की जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी भाषा प्रयोगशाला विधि। उच्चारण में क्या होता है, बच्चा उच्चारण करता और सीखता है। ठीक है, तो जो गलतियाँ होती हैं ठीक वो सही हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। भाषा ध्वनि की ये परिभाषा किसकी है। ठीक, यानी एक डिफिनेशन दी है भाषा ध्वनि की और पूछी जा रही है कि ये डिफिनेशन यानी ये जो परिभाषा है ये किसकी है, माइकल वेस्ट की है या फिर भोलानाथ तिवारी की है, पंडित विद्यानिवास मिश्र की है या फिर राय बर्न की है। तो भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र हो। ये परिभाषा है भोलानाथ तिवारी जी की। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 15 है, 11 है, 14 है या फिर 19 है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 11 स्वर वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है, तो वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो लिपि विकास की प्रथम जो सीढ़ी हो जाएगी वो हो जाएगी चित्रलिपि यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण था। ठीक है, यानी ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण क्या था, शब्द है, चित्र है, वर्ण है या फिर ये सभी हैं। तो ध्वनि लिपि के विकास में पहला चरण हो जाता है दोस्तों चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सन्यासी शब्द का सही उच्चारित रूप। तो ए ऑप्शन देखिए सन्यासी, बी ऑप्शन देखिए सन्यासी माँ में हलंत लगा हुआ है, उसके बाद सी ऑप्शन ना में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें भी हलंत लगा हुआ है ना में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि देवनागरी लिपि में श्रा का विच्छेद है, यानी श्रा जो है किन शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, यानी ये विच्छेद पूछ रहा है वहाँ पे किन शब्दों से मिलके बना। तो मिलके अगर बना है तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, तो वही विच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, तो शा धन रा से बना है, शा और धन रा से दोनों में हलंत लगा हुआ है, शा और रा से सा में हलंत लगा हुआ है, रा ऐसे है, सा धन रा, तो यहाँ पर रा पे हलंत लगा हुआ है। तो देवनागरी लिपि में ये जो श्रा है इसका विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा श्रा धन रा हो जाएगा। ठीक है, तो शा में जानते हो हलंत लग जाएगा, ये हलंत होता है, धन रा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, श्रा बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है, चित्रलिपि है, वर्ण लिपि है, अक्षर लिपि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, 33 है, 29 है, 54 है या फिर 36 है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाएगी 33। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% यहीं से बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों में शेयर करिए और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण व्यंजन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सा है, पा है, ता है या फिर ला है। तो यहाँ पे ऊष्म वर्ण व्यंजन की पहचान, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चार में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ए ऑप्शन में जो सा है ये, ठीक है, यानी ये जो सा है ये हो जाएगा ऊष्म वर्ण व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अर्ध संवृत स्वर है, ए और औ या फिर ए और ओ या फिर बड़ा या फिर छोटी और छोटा। तो अर्ध संवृत स्वर हो जाएगा ए और औ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। ठीक, अंग्रेजी की लिपि है, उर्दू की लिपि है, बंगाली की लिपि है या फिर हिंदी की लिपि है। तो देवनागरी लिपि ये हिंदी की लिपि है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदी तो भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी इसकी लिपि, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दा धन या से संयुक्त वर्ण बनता है, धा बनता है या धा बनता है या फिर दया बनता है या फिर ध्या बनता है। तो यहाँ पे दा और धन या से संयुक्त वर्ण बनेगा दोस्तों धा, विद्धा, इस तरीके से होता है विद्धा वाला, विद्धा वाले वाला। ठीक
ठीक है ना, ये वाला बनता है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये धा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आई की मात्रा का उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होगा? पैसा, थैला, नया या फिर कैसा? तो ए की मात्रा का उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होता है? तो ये होता है नैया में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि आनंद का पर्यायवाची। तो दोस्तों पर्यायवाची आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आनंद का पर्यायवाची सहकार, सप्रहा, प्रमाद या फिर प्रमोद। तो आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों प्रमोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर है, महेश है, महिषुर है या फिर देवासुर है? तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों पुरंदर। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि तरंग किसका पर्यायवाची है? क्षीण का है, काया का है, उर्मी का है या फिर प्रतिकृति का है? तो तरंग जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा उर्मी का। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, दास किसका पर्यायवाची है? किन्नर का है, सेवक का है, नायक का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दास पर्यायवाची है दोस्तों सेवक का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि कतिपय का समानार्थी शब्द है, यानी कतिपय शब्द दिया, इसका समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो अनेक है, शायद है, थोड़ा है या फिर कुछ? तो कतिपय का समानार्थी शब्द हो जाता है कुछ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद महावार का पर्यायवाची शब्द, तो महावर, मंगलवार, प्रतिमाह या फिर महावत। तो माहवार का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा प्रतिमाह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, शिव का पर्यायवाची है। तो शिव का पर्यायवाची क्या है? शिवालय है, रुद्र है, रुद्राक्ष है या फिर हरि है? तो यहाँ पे जो शिव है इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों रुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नैसर्गिक का पर्यायवाची। तो सत्कृत, चमत्कृत या फिर प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक। ठीक, तो यहाँ पे नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक यहाँ पे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। ठीक, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, स्वच्छ है, धवल है, पवित्र है या फिर कुंठा है? तो उज्ज्वल का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों धवल। अगला ऊर्जा का समानार्थी शब्द, उष्णता, तीक्ष्ण, ओज या फिर तीव्रता। तो यहाँ पे ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों ओज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, 38 नंबर से 47 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं और बता रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं। जैसे कि अमृत आ गया, तो इसमें एक आपको शब्द छांटना जो पर्यायवाची नहीं होगा, सोम, हेम, पीयूष या फिर अमी। तो अमृत का जो पर्यायवाची है इसमें से कौन सा नहीं है आपको ये छांट के अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेम होगा ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची इन चारों में से कौन है उसको अलग करना है। ठीक, अनिल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, कर्षाणु हो जाएगा या फिर वैश्वानर हो जाएगा? तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है, अनल होता तो हो जाता है यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद अगला आकाश। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम नहीं है, श्रांति नहीं है, दिव नहीं है या फिर पुष्कर नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची श्रांति नहीं है, बाकी व्योम, दिव, पुष्कर ये आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उरग, सरीसर्प, पवनाश या फिर सिंदूर। ठीक है, तो यहाँ पे अहि का पर्यायवाची सिंदूर नहीं है। ठीक, अगला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, पीड़ावाड़ी नहीं है, वीणावाड़ी नहीं है या फिर महाश्वेता, पद्मा या फिर भारती। तो यहाँ पे सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वो पद्मा नहीं होगा, बाकी वीणापाणी, महाश्वेता और भारती ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, तो प्रभाकर, निशाकर, दिनकर या फिर दिनेश। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं होगा। ठीक है, बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची होंगे। ठीक, इंदिरा का पर्यायवाची इसमें नहीं है, वो उसको अलग करना है। श्री हो जाएगा, कमला हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा, भारती हो जाएगा। ठीक, तो इंदिरा का पर्यायवाची भारती नहीं होगा, बाकी श्री, पद्मा और कमला ये इंदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कमल। यहाँ पर हमें देखना है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। निरधि है, पंकज हो गया, सरोज हो गया या फिर पुंडरिक हो गया। तो यहाँ पे जो निरधि है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पंकज, पुंडरिक और सरोज ये कमल के
पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसको अलग करना है। पयोधि, जलद, जलधि या फिर वराधि। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पयोधि, जलधि और वराधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, उसको अलग करना है। चारू हो जाएगा, लालाम हो जाएगा, मंजुल हो जाएगा या फिर मंजूषा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सुंदर है इसका पर्यायवाची मंजूषा नहीं होगा, बाकी चारू, मंजुल और ललाम ये सुंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अभिक का विलोम क्या है। अग है, तग है, प्रग है या फिर चतुर है। तो अभिक का विलोम हो जाएगा दोस्तों अग। ठीक है, तो विलोम शब्द यहाँ से आप अच्छे से पहचान लीजिए, अच्छे से उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आनंद का विलोम शब्द यहाँ पर लिखिए, तो 4 में से आपको आनंद का विलोम पहचानना है। विष है, विषाद है या फिर अवनी है या फिर अर्पण है। तो आनंद का विलोम शब्द यहाँ पर विषाद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि उपकार का विलोम क्या है। बुराई है, निंदा है, अपकार है या फिर अपकर्ष है। तो उपकार का विलोम क्या है दोस्तों, हो जाएगा अपकार। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ऐश्वर्य का विलोम। तो अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता या फिर दरिद्रता। तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनैश्वर्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है ओजस्वी का विलोम। तो कायर है, निस्तेज है, भीरू है या फिर आलसी है। तो ओजस्वी का विलोम हो जाएगा दोस्तों निस्तेज, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन करुण का विलोम शब्द क्या है। कृतघ्न है, कुपित है, शीलवान है या फिर निष्ठुर है। तो यहाँ पे करुण का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों निष्ठुर। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि विराम का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, क्या है, ठहराव है, आराम है, थकान है या फिर व्यायाम है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ठहराव। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, बीच में रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहराव किस विराम चिन्ह का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम, ठीक, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक का या फिर योजक का। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहराव किस विराम चिन्ह का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अल्प विराम का, और ये अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम या फिर योजक। तो जहाँ पर दोस्तों ये जो वाह वाह और ये इस तरीके से ये चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है, ये होते हैं विस्मयादि बोधक के चिन्ह। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और विस्मयादि बोधक पर टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों चिन्ह यहाँ पर पूछ रहा है किस विराम चिन्ह का, ये किस विराम का चिन्ह है, उद्धरण का है, अल्प विराम का है, योजक का है या फिर पूर्ण विराम का है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह होगा ये चिन्ह होता है योजक का। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन अरे बाप रे में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक, योजक, उद्धरण या फिर विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर अरे बाप रे में चिन्ह लगेगा दोस्तों विस्मयादि बोधक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अल्प विराम छोटे विराम का संकेत है या फिर बड़े लंबे विराम का संकेत है या फिर योजक संबंधी संकेत है या फिर ज्ञात नहीं। तो अल्प विराम दोस्तों ये छोटे विराम का संकेत होता है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है पूर्ण विराम से तात्पर्य, यानी पूर्ण विराम से आप क्या समझते हैं, आधा वाक्य पूर्ण, पूरा वाक्य पूर्ण या फिर थोड़ा विराम देना या फिर ज्ञात नहीं। तो यहाँ पे पूर्ण विराम का तात्पर्य पूरा वाक्य पूर्ण हो गया, तभी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्धविराम प्रश्न का घोतक है, विस्मय का घोतक है, अवतरण का घोतक है या फिर पूर्ण विराम से कम। तो दोस्तों अर्धविराम जो होगा वो पूर्ण विराम से कम पर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संबोधन, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि को बताने वाले शब्दों के पश्चात निर्देश चिन्ह लगता है, उद्धरण चिन्ह लगता है या फिर लाघव चिन्ह लगता है या फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो दोस्तों संबोधन, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि को बताने वाले शब्दों के पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्देशन विराम का चिन्ह है। ये है चिन्ह, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए या फिर डी ऑप्शन देखिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये निर्देशन विराम का चिन्ह होता है। इस तरीके से निर्देश लगाया जाता है और निर्देश लिखा जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।